नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की यदि मैं बात करूं तो आपको ज्ञात है कि 4 और 5 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होना है, यानी 2 दिन एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको पता ही होगा स्टेनो की पोस्ट हैं और क्लर्क की पोस्ट हैं और आपका ड्राइवर ग्रुप डी की पोस्ट है। तो चलिए, बाकी प्रक्रिया आपको मालूम है ही। हम शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट की। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न 1 से 5 तक, ठीक है ना, 1 से 5 तक क्या करना है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। क्या कहा है इसमें। इसमें कहा पूंजीवाद समाज में लेखक पुस्तक और पाठ्य के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठ्य से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई। कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि कला सामाजिक एलियनेशन का शिकार हुई। पूंजीवादी समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आई। इससे उसका अजनबीपन या एलियनेशन और बढ़ा। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश पर प्रश्न 5 प्रश्न दिए। देखिए, ऐसे ही आपको गद्यांश आएगा और आपसे प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठ्य के बीच क्या अंतर आ गया है। तो देखिए, बाजार का अंतर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें कहा है कि कला के संकुचन का आशय है। कला के संकुचन के आशय की यदि हम बात करें तो कला का दायरा सीमित होना। ये गद्यांश में कही है बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा अजनबीपन का आशय है। अजनबीपन के आशय की यदि हम बात करें तो एक ही पन यानी अकेला होना, अजनबी एक ही यानी एकाकीपन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें कहा है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। मतलब जो गद्यांश है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा है, तो पूंजीवाद में कला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जो कि गद्यांश के ऊपर आधारित हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। इसमें कहा है कि पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था। जो पुराना समाज था उसमें कला की सुरक्षा का दायित्व था समाज का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उससे सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ये अलंकार दिया, एक पंक्ति दी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीराबाई की पंक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो भैया आपका रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यानी वो कह रही है कह रही है कि उन्होंने रत्न पाया है। कैसा, राम रूपी रत्न पाया। तो जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से हो, किसी दूसरी
वस्तु को उसके रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो उसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ये कह रिया है कि रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद बताइए। कहने का मतलब यह है गेहूं बाट के बराबर है, मतलब जो गेहूं है वो बाट के बराबर है, तो बराबर की बात कर रहा है तो सादृश्य वाचक यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें क्या कहा है कि इसमें कहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कौन सा वाक्य सही है ये हमें बताना। वह दंडनीय है, तो वह दंडनीय है, वह दंड योग्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली बात आपकी सही कही गई है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छंद के पढ़ने या प्रवाह की लय को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब हम छंद को पढ़ते हैं उसके प्रवाह की या लय की गति जो होती है वो गति कहलाती है। नौकर, यह नौकर तो है, खाली स्थान का मुहावरे का चयन कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है यह नौकर तो मिट्टी का माधो है। ठीक है, यह नौकर तो मिट्टी का माधो है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें, देखिए हम केवल क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक एक ऑप्शन के बारे में सही से व्याख्या करने लगा ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम 1 घंटे में कंप्लीट करें। क्या कहा है यहाँ पर जहां पर किसी असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विशेष प्रकार की दुखद कौतूहल होता है वहां कौन सा रस होता है? ठीक है, तो देखिए खुद बता रखा है, साफ कहना है अद्भुत। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, आप समझ जाएंगे कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अद्भुत आश्चर्यजनक, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, इसमें हमसे पूछा है कि 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि राम पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। देखिए राम पुस्तक पढ़ेगी या राम पुस्तक पढ़ेगा, है ना। सॉरी, रमा है, रमा, ये रमा है, मैंने राम पढ़ लिया था। तो हमें इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो यानी रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का, यानी जहां पर वाक्य पूरा हो जाता है, बात पूरी हो जाती है और विचार के तार टूट जाते हैं, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह यानी इस तरह से लगता है, ये ऐसे है, एक की तरह। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। मतलब ये जो शब्द दिया है अजात शत्रु, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो, इसमें कौन सा समास है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 14 में। तो भैया जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात अजात शत्रु बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम कर रहे हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, उसका चयन करें। कैसे? ये कह रहा है जिसे पराजित न किया जा सके तो अपराजय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वन वर्ड पूछा है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमसे पूछा है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनकार्ती शब्दों का अर्थ है, उस शब्द का चयन करें। देखो ये दिया शब्द घन। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो घन का अर्थ घना भी होता है, बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें कहा है कि सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अब देखिए, सीमांत पकोड़े खा रहा है, ठीक है, तो सीमांत है कर्ता, पकोड़े हैं कर्म, तो सकर्मक क्रिया का ये उदाहरण हो गया, यानी क्रिया हो रही है कर्म के साथ, यानी सकर्मक क्रिया। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक की पहचान कीजिए, मतलब कारक बताना हमें। बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कारक होता, यानी किसी चीज पर बैठना या किसी चीज पर आश्रित होना, तो ये आपका अधिकरण कारक है नी। और विभक्ति चिन्ह हम पढ़ते हुए कर्ता ने कर्म को, है नी, इस तरह से है, तो अधिकरण में पे पर विभक्ति चिन्ह होता है, और ये जो पर है ये अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब ये जो शब्द दिया है रात, अब रात का ही अर्थ बताना हमें क्या होता है। तो भैया रात का अर्थ विभारी भी होता है और रजनी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। बिटप रात का पर्यायवाची नहीं है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। मतलब ये जो दिया है यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, इस यमुना का पर्यायवाची किस ऑप्शन में है ये हमसे पूछा है। तो भैया यमुना को हम कालिंदी भी कह देते हैं और अर्कजा भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में कहा है हमसे कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही प्रत्यय है। हमसे प्रत्यय पूछा है, यानी दोषहर्ता, ठीक है। तो देखो प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्दांश या शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग वो होता है जो शब्दांश के शुरू में लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो दोष प्लस हर्ता, यानी ये जो हर्ता है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द का एक सही तद्भव बताओ। ये जो शब्द दिया है जालक, इस जालक का तद्भव हमें बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जालक का तद्भव रूप होगा आपका झरोका। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, इसमें पूछा है कि अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये जो शब्द दिया है अधोगति, इस शब्द में उपसर्ग बताना हमें कौन सा है। तो देखिए अध प्लस गति, ऑप्शन नंबर सी, ये इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 में कहा है कि व्यवहार, ये जो शब्द दिया है व्यवहार, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें बताना है। तो भैया बी प्लस अब प्लस हार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया ए। वहीं हम बात करें प्रश्न संख्या 25 की, जो कि हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी अमर, अमर का हमें विपरीत चुनना है। विपरीत का मतलब होता है विलोम शब्द। अमर मतलब जो अमर है, जो कभी मरे ना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।
25 क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन है। क्या कहा है 26वें क्वेश्चन में? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अब तक सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखिए, करंट का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो जय शाह हैं, भारतीय हैं, और जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनके बेटे हैं ये जय शाह। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? मतलब आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, किसी बोर्ड पे या कहीं ये चिन्ह बना हुआ मिल गया, यानी उल्टा त्रिभुज, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है रास्ता दे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या क्या रखा है? 28 में कहा है कि किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, यानी ये जो दिया आपका RHUMI रूमी फर्स्ट या रूमी 1 विकसित किया है? तो भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट या रूमी 1 किसने जो है विकसित किया है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में। और यदि 28 की हम बात करें तो इसका हो जाएगा स्पेस जोन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो इसमें हमसे पूछा है कि जंक ईमेल को कहते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन कंप्यूटर में से लिया गया है। ठीक है। तो यदि हम बात करें तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, जो आपके फालतू के ईमेल आ जाते हैं ना, उनकी बात यहाँ पर हमसे कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो भैया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसका सदस्य अगर अपना त्याग पत्र देगा तो वो सीधा किसको देगा? राष्ट्रपति को। कनाडा की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे ये पूछा है। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है। हरारे की हम बात करें तो ये जिम्बाब्वे की राजधानी है, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि पेमा यांगते से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भैया, ये सिक्किम राज्य में है एक मठ जिसका नाम है पेमा यांगते से। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें कहा है कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला क्या कहलाता है? मतलब जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है उसी को तो कह रहे हैं निम्न श्रेणी। तो निम्न श्रेणी का जो भूरा कोयला होता है उसको क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो यदि हम बात करें इसकी तो उसको लिग्नाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा मालविका अग्निमित्रम, ये एक पुस्तक का नाम है। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भैया क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्हीं की है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है? तो भैया, मृत्तिका का मतलब जो है कि मृत्तिका का जो विट्रियल कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहा जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में कहा है कि हाल ही में खबरों में रहा, क्या है ये? OSIRIS और इस रैक्स क्या है? तो ये हाल फिलहाल में खबरों में रहा है, और यदि हम बात करें तो ये अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है। तो सार्क की यदि हम बात करें कौन सा देश इसमें सदस्य नहीं है,
तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सार्क का सदस्य हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? मतलब जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप के अंदर देश जो आते हैं उन देशों की बात करें सबको मिलाकर, फाइनली एशिया महाद्वीप में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे ये पूछा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे और ये एक भारतीय थे और इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, 1911 या 1913 गीतांजलि पर मिला था इन्हें। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इसमें पूछा है 39 में कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। मतलब भरतपुर जो है ना राजस्थान में, देखो ये जितने भी अभ्यारण्य दे रखे हैं, इन अभ्यारण्य में से कोई एक अभ्यारण्य है जो राजस्थान में है और राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। वो कौन सा है ये ही हमसे पूछा है। तो भैया केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें हमसे पूछा है कि प्रसिद्ध नवका लेवरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? या हम यूं कहते हैं सीधा सीधा कि ये जो नवका लेवरा उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ओडिशा राज्य में ये मनाया जाता है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। तो 41 में कहा है कि देखो फिर से करंट का क्वेश्चन आ गया। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि मित्र शक्ति अभ्यास कैसा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ उसका आयोजित किया गया था, यानी कहाँ पर आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे ये पूछा है। तो इसकी यदि हम बात करें युद्धाभ्यास मित्र शक्ति की, क्वेश्चन नंबर 41 की, तो ये आपका आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओमा यानी श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें क्या कहा है कि मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? क्वेश्चन नंबर 42। तो ये जो मथुरा कला विद्यालय है ये कुषाण वंश के काल में, और विशेष रूप से हम बात करें तो कुषाण शासक था जिसका नाम था कनिष्क, उसके काल में अपने शीर्ष स्थान पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। इसमें कहा है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली नहीं है? ठीक है, तो देखिए भैया, कटर फिश मछली है, जेली फिश मछली है, डॉग फिश मछली है, और यदि हम बात करें समुद्री घोड़ा, देखो घोड़ा है ये गैंडे की तरह होता है, हाइनोरोवंस कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, ये आपका मछली नहीं है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 44 में कह रखा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो देखिए जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, जैसे मस्तिष्क का अगला भाग होता है जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, बीच में होता है जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और पीछे जो होता है जिसे मानव शरीर का वृक्ष भी कहते हैं। तो यही होता है पश्च मस्तिष्क जो शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। और रीढ़ की हड्डी तो अपने में अलग ही हो गई है ना, ये मस्तिष्क कैसे हो सकता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं 45 में कह रखा है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? देखिए
क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो धनुर्वेद, शास्त्र और आयुर्वेद ये उपवेद हैं, यानी वेद के भाग उपवेद कहलाते हैं। सॉरी, हाँ सही है। और ये हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये जो योग वेद है ना, ये किसी वेद का उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, इसमें हमसे पूछा है कि 101वां संविधान संशोधन संबंधित है, मतलब जो 101वां संविधान संशोधन किया गया था वो किसके लिए किया गया था, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे यही पूछा है। तो भारत में जब जीएसटी को लागू किया जाना था तो उसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, यानी 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो जो स्थानकवासी संप्रदाय है इसके संबंध की अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी जैन मत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, इसमें कहा है कि जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्त्री पुरुष लिंगानुपात बताओ। मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हमें लिंगानुपात बताना कि 1000 इस पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं। तो लिंगानुपात की यदि मैं बात करूं तो भारत का लिंगानुपात है 943, अर्थात 1000 पुरुष और 943 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा है कि भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। मतलब भारत में जो गरीबी का स्तर निर्धारित होता है वो किस आधार पर होता है, वो आधार हमें बताना है, और यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49 में। तो यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जो है भारत में गरीबी के स्तर को निर्धारित करता है। आप कमा कितना रहे हैं, खा कितना रहे हैं, बचा कितना रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि हम बात करें तो जीके का अंतिम क्वेश्चन है और यह है नासा द्वारा लॉन्च, ठीक है ना, टेनेजर TANAGER-1 उपग्रह विकसित अध्ययन करेगा। ये जो टेनेजर 1 उपग्रह है ये किसका अध्ययन करेगा। ये करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है और जीके का अंतिम क्वेश्चन है। तो जीके का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाग नंबर 3 अब शुरू होता है हमारा, जो कि अंग्रेजी का है और 25 क्वेश्चन हम अंग्रेजी करेंगे। देखिए 50 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं, जिसमें से 25 हिंदी के थे और 25 जीके जीएस के थे। अब 25 क्वेश्चन हम इंग्लिश के करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। हर भर्ती परीक्षा का, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनो हो, क्लर्क हो, UP SSC का कोई सा भी एग्जाम हो, सबका प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यहाँ पर कह रखा है डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश। थोड़ा ध्यान दो, इंग्लिश को करने वाले हम।
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 51 to 55। यानी ये कह रहा है कि ये जो पैसेज दिया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और 51 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है, देखिए। आई पास्ड ऑल द अदर course that I took at my university, but I could never pass botany. This was because all botany students had to spend several hours a week in laboratory looking through a microscope at plant cells, and I could never see through microscope. I never once saw a cell through a microscope. This used to enrage my instructor. He could wander around the laboratory pleased with the progress all the we student were making in structure of follower cells until he come to me. Say I would just be standing there. I cannot see anything. Anybody can see through a microscope, but he would through a microscope, but just pretended that I could not use to tell him we are not concerned with beauty in this course. He would say we are concerned solely with but I may sell the machines of followers well। काफी बड़ा पैसेज दे दिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे अभी और भी है पैसेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कह रखा आई डिड से आई कांट सी एनीथिंग, ट्राई इट जस्ट वंस अगेन, हेल्ड से एंड would put my eye to microscope and see nothing at all except now and again a nebulous milky substance, a puissance of maladjustment. You were supposed to see a paved rest clockwork of the Saturday. I would tell him that he could was the result of my not having adjust the microscope properly. So he would readjust it for me, or rather for himself, and I would look again and see milk। ये आपने पैसेज पढ़ लिया। अब देखो हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो 51 में हमसे पूछा द ऑथर थिंक्स दैट कुड नॉट पास द बॉटनी एग्जामिनेशन बिकॉज, यानी जो राइटर है उसने सोचा किस चीज़ के बारे में, यानी बॉटनी को पास ना करने के लिए उसके एग्जाम के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ही डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, यानी उसे जो है किसी दूसरे विषय में इंटरेस्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो 52 में क्या कह रखा है, इसमें हमसे पूछा है कि द डिफरेंस इन एटीट्यूड बिटवीन इन द इंस्ट्रक्टर एंड द ऑथर बाय दैट वाइल द। तो क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा, ये दे रखा इंस्ट्रक्टर बाज कनेक्टेड विद द मशीन फ्लावर्स और द ऑथर वाज कनेक्टेड मोर विद बाय ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, क्योंकि वह फूलों को पसंद करती थी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो इसमें क्या कहा, 53 में हमसे कहा कि द इंस्ट्रक्टर बाज बाज एंगेज्ड विद द ऑथर्स, और ये हो गया आपका परसेंट फेलियर टू सी सेल्स बिकॉज ही थॉट दैट द ऑथर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर की मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा आपका प्रिटेंडेंट नॉट टू सी देम,
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसेज अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा है तब आपको पैसेज में से छांट के इसके उत्तर देने होते हैं, और ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो आप ये गलत कर बैठेंगे। द ऑथर लाफ्ड एट द इंस्ट्रूटर। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूज टू गेट अपसेट विद हिम। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो 55 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि प्लांट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप लुक द लाइक मिल्क टू अदर बिकॉज द इंस्ट्रक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 55 की यदि मैं बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्चुअली एडजेक्ट द माइक्रोस्कोप फॉर हिमसेल्फ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो देखो ये तो क्वेश्चन थे हमारे, हमें पैसेज में से छांट के इसके आंसर देने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56, इसमें हमसे कहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी वॉइस का मतलब होता है आवाज, मतलब कुल मिलाकर के ये एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की यदि हम बात करें तो इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि डिड ही एब्यूज यू। डिड मीन्स क्या, ही माने वह, एब्यूज माने गाली देता है, यू माने तुम्हें, क्या वह तुम्हें गाली देता है। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो बनेगा आपका कि यू बहुवचन है तो बर आ जाएगा शुरू में, बर यू एब्यूज्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसकी पैसिव वॉइस डिड ही एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, यू, इसकी पैसिव वॉइस जो बनेगी वो ऑप्शन नंबर डी में है। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें भी हमें यही बताना है, बी मेड हिम कैप्टन। बी माने हमें, मेड माने बनाया, हिम माने उसने, कैप्टन मीन्स कप्तान, उसने हमें कप्तान बनाया है। क्वेश्चन नंबर 56 हमने जैसे करा वैसे ही हमें 57 में बताना है, पैसिव वॉइस ही हमें बतानी है 57 में। तो देखिए हिम का हो जाएगा ही, और ही के साथ आता है बाज, तो ही बाज, और मैड की मैड ही रहेगी, और कैप्टन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस यही बनेगी, 57 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे पूछा है कि फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड रेडियस। मतलब ये जो शब्द दिया है आपका रेडियस, इस रेडियस शब्द का हमसे पूछा है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, तो इसका हो जाएगा रेडी यानी त्रिज्या। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में क्या कहा है, 59 में हमसे पूछा है कि फाइंड द सिंगुलर ऑफ द वर्ड। ठीक है, सिंगुलर माने होता है एक वचन, मतलब हमसे एक वचन पूछा है किसका, फेनोमेनिया का। ये जो फेनोमेनिया है इसका हमसे एक वचन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 59 की, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फेनोमेनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है परिघटना। ठीक है, हिंदी अर्थ परिघटना। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 में क्या कहा है, ये जो शब्द दिया है, यानी देखो पहले फाइंड द फेमिनाइन ऑफ द वर्ड। फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, हमसे पूछा है, और वर्ड ये दिया है आपका, क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इस एडमिनिस्ट्रेटर का हमें स्त्रीलिंग बताना है। अब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रशासक। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में, सॉरी 61 की। 61 में हमसे क्या कहा है, ये कह रखा फाइंड द मास्कुलिन ऑफ द, यानी मास्कुलिन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग हमसे पूछा है। जो पुरुष जाति का बोध करता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और किसका पूछा है, हमसे पूछा है स्टेवार्डर्स रेस का। ठीक है ना, स्टेवार्ड रेस का, स्टेवार्ड रेस का हमसे क्या पूछा है, हमसे मास्कुलाइन जेंडर पूछा है, मतलब पुल्लिंग पूछा है। ठीक है, तो जो स्टीवर्डेस शब्द है इसका पुल्लिंग हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 61 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रबंधक।
ठीक है, ये प्रबंधक होता है पुरुष के लिए, और जो हम बात करें स्टीवर्डेस जो होता है ये स्त्री के लिए होता है, प्रबंधिका। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो 62 में क्या कहा, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें कहा है कि पंचुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाएं। अब कौन सा, जैसे यदि ही वाज ए ब्राह्मण, सी ए राजपूत, ठीक है, यानी वह ब्राह्मण था, वह राजपूत थी, है ना। तो इसमें यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 62 में, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ही वाज ए ब्राह्मण, और ये वाला ब्राह्म चिन्ह आएगा, फिर ये आएगा कोमा, और आएगा सी ए राजपूत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो 63 में क्या कहा, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक देख लीजिए। 63 में हमसे कहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब जैसे 62 करा वैसे हमें 63 करना है। हिज स्टोरी वाज इन सेवरल वाइज और इम्प्रोवेल, कहने का मतलब ये है, निम्नलिखित वाक्य जो दिया है आपका, इसमें भी विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी उसकी कहानी कई मायनों में असंभव थी, ठीक है ना। इम्प्रोवेबल है, इम्पॉसिबल होता है ना, इम्प्रोवेबल। तो इसमें जो हम विराम चिन्ह की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिज स्टोरी वाज इन सेवरल एस और इम्प्रोवेल। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन वो होता है जो वाक्य में, यानी किन्हीं दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कौन से कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। सी कुड नॉट गेट द प्राइज, सी थर्ड हार्ड फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 64, क्या पुरस्कार नहीं पा सकी, उसने बहुत कोशिश की, ठीक है ना, यानी हार्ड, थर्ड हार्ड, ट्राइड हार्ड फॉर इट। वह पुरस्कार नहीं पा सकी, उसने बहुत कोशिश की, किसके लिए, इसके लिए। और क्वेश्चन नंबर 64 की यदि हम बात करें तो इसमें आएगा आपका थग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। और इसका यदि हम बात करें तो के माध्यम से, ठीक है ना, यद्यपि, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो 65 में क्या कहा है, इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव का यहाँ पर यूज करना है। और हम बात कर रहे हैं विशेषण की, यानी विशेषण यहाँ पर भरना है। क्या, आई वॉन्ट टू रीड, ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोर बुक्स, और किताबें, मैं और किताबें पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सम, यानी कुछ और किताबें मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 66 में क्या कहा है कि गेस्ट कम टू सी हिम दिस इवनिंग बट ही सॉ ओनली। तो यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो किसका किया जाएगा ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 66 में। और 66 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बैठेगा, क्या, ए लॉट ऑफ गेस्ट, ठीक है ना, ए लॉट ऑफ गेस्ट। और यहाँ पर सा ओनली आ जाएगा ए फ्यू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, बहुत सारे और कुछ। ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारे, गेस्ट मेहमान, कम टू सी आए देखने के लिए, दिस इवनिंग बट सा ओनली ए फ्यू, यानी कुछ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आप करके देखिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर एडजेक्टिव, कुल मिलाकर के एडजेक्टिव को हमसे पूछा है, कौन से एडजेक्टिव का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 की यदि हम बात करें तो।
ही कम हेयर एन आवर्स। ही मिस वह, कम माने आया, हेयर माने यहाँ, एन आवर्स 1 घंटा में, यानी वह यहाँ 1 घंटे बाद आया। और यदि हम बात करें तो एगो आएगा यहाँ पर, वह 1 घंटा पहले यहाँ पर आया। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। लता कैन सिंग बेटर देन आशा, यानी लता आशा से बेहतर गा सकती है। लता मिस लता, कैन माने सकती है, सिंग माने गा, बेटर अच्छा, तुलना करने के लिए होता है, देन मिस से, आशा मिस आशा से। लता आशा से बेहतर गा सकती है। और क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा मच, यानी अधिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुत, यानी लता आशा से बहुत अच्छा गा सकती है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर वर्ब, यानी वर्ब मिस होती है क्रिया, क्रिया का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इन माई ड्यूटी, ठीक है, यानी व्यवसाय के 3 भाग हैं जो मेरे कर्तव्य में है। अब क्वेश्चन नंबर 69 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो भैया इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यानी 3 पार्ट्स, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, इज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में क्या कहा है, इसमें हमसे कहा है कि ईच डे एंड ईच आवर इट्स ड्यूटी, ईच डे प्रत्येक दिन, एंड मिस और ईच आवर प्रत्येक घंटा उसका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, तो भैया इसका कर्तव्य यदि हम बात करें तो वेयरिंग्स आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रतिदिन और प्रत्येक घंटा उसका कर्तव्य लाता है, प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा लाता है उसका कर्तव्य, तो वेयरिंग मिस होता है लाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो वर्ब की सिंपल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन के साथ एस या यस का प्रयोग किया जाता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो इसमें क्या कहा है, इसमें करेगा फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल नाउन। नाउन मिस होती है संज्ञा, तो कौन से नाउन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 में हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। इज ए कलेक्टिव नाउन, इज ए कलेक्टिव नाउन मतलब कौन सी संज्ञा है जो कलेक्टिव नाउन है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 71 में। तो जो फ्लोक है, ठीक है ना, फ्लोक में होता है झुंड, और झुंड ही आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कीजिए, चलिए 10 सेकंड दे रहे हैं आपको करने के लिए 72 क्वेश्चन को। चलिए क्या लगाया आपने, मैं देखता हूँ। द फर्नीचर क्यूट न्यू, द फर्नीचर मीन्स फर्नीचर, क्यूट न्यू मतलब नया है। अब फर्नीचर नया है, हम बात करें लुक, नज़र में, लुक्ड देखा, और लुक्स दिखता है, तो यही आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्नीचर नया दिखता है, फर्नीचर बिल्कुल नया दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, सिंपल टेंस है, तो लुक माने होता है देखना, इसकी फर्स्ट फॉर्म में एस
लगा दिया है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। कौन से सर्वनाम का यहाँ पर यूज किया जाएगा ये हमें बताना है। कैसे? ही डिड नॉट बाय, ठीक है, ही डिड नॉट बाय ऑफ द 3 पेन्स। ही मीन्स उसने, डिड नॉट माने नहीं, वाई माने खरीदा, ऑफ द 3 पेन्स यानी तीनों पेनों में से उसने एक भी पेन नहीं खरीदा। और यदि हम बात करें कोई नहीं खरीदा, तो कोई नहीं की अंग्रेजी होती है यहाँ पर एनी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट वाक्य क्या बनेगा? ही डिड नॉट बाय एनी ऑफ द 3 पेन्स। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, तो इसमें कहा है कि वी इंजॉयड, हमने आनंद लिया, ठीक है, इन द रिवर यानी नदी का, हमने नदी का आनंद लिया। अब कौन सा यहाँ पर प्रोनाउंस का प्रयोग होगा ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 74 में। तो देखिए, वी है, वी मीन्स क्या होता? हम, और हम के साथ आता अवर, और अपने के लिए, स्वयं के लिए आएगी अवर सेल्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी इंजॉयड आवर सेल्फ इन द रिवर। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो ये जो 75वां क्वेश्चन है, जो कि अंग्रेजी का अंतिम क्वेश्चन है, इसको कराने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट हम ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। तो ये आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया? फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक द सेंटेंस मीनिंग फुली कंप्लीट। मतलब ये जो वाक्य दिया है, रिक्त स्थान भरना है और इस वाक्य को पूरा करना है, ठीक है। कैसे? द टायर्ड ट्रेवल्स, ठीक है, थका हुआ यात्री, ऑन इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस, यानी थका हुआ यात्री जो था विश्राम के लिए स्थान ढूंढ रहा था। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो इसमें जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रयोग में लिया जाएगा, यानी विश्राम पूर्वक। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, प्लोडेटेड, तो इसका अर्थ होता है विश्राम पूर्वक। तो दोस्तों, अब 75 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और अगर मैं मैथ सोल्व करूं, जो कि आगे दे रखा है, तो मैंने 1 घंटे का टाइम लगा दिया था वीडियो के लिए कैमरे में, कि 1 घंटे के अंदर ये वीडियो बनाना है। अब 1 घंटे में को 5-6 मिनट बचे हैं, तो 5-6 मिनट में आपका मैथ तो सोल्व होगा नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से मैथ का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। आप करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक विशेष बात जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप किसी के साथ भला करेंगे
तो ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। तो वीडियो को शेयर कर दो भैया, ताकि और आपके भाई बहनों का भी भला हो सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। कैसे? कि हमें भी एक हौसला मिलेगा, आप लोगों से एक प्रेरणा मिलेगी, हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। कि हमारे भाई बहन इतने ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इसको शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मैं VPS यानी वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद।